हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। अनअकैडमी ऑफलाइन बैच की जो शुरुआत हो रही है उसमें ये हमारा जो वीडियो है, हम उन एजुकेटर्स के साथ अभी और परिचय आपका कराना चाहते हैं जो इस टीम का हिस्सा हैं। लेकिन साथ ही साथ पिछली बार जैसे कि हमारे जो वीडियो में रजनीश राज सर की जो बातचीत थी वो एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से हुई थी, लेकिन क्योंकि वो हिस्ट्री का क्लास लेंगे तो हम जानना चाहेंगे रजनीश राज सर से। आप सभी का परिचय मैं करा चुका हूं, पुनः याद दिला दूं कि हमारे अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर के एकेडमिक हेड और हिस्ट्री के कंप्लीट एजुकेटर्स, मतलब एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न सारे सेगमेंट सर कवर कराएंगे। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि इस बैच में हिस्ट्री के लिए क्या हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा, किस तरीके से हम इस बार हिस्ट्री के लिए एक ऐसी रणनीति अपना रहे हैं जो 2024 के विद्यार्थियों को एक सही प्रकार से, एक बेहतर तरीके से इस विषय में कॉन्फिडेंस दिला देगी। सर धन्यवाद आपको मधुकर जी। बात यह है कि हिस्ट्री या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो तो उसको पढ़ाने का अप्रोच तो हमारा एक ही जैसा होगा, जिसमें मैंने कहा था कि हमारा नोट्स जाएगा, फिर क्विज होगा, फिर पीवाईक्यू होगा, फिर क्लास होगा, क्लास के बाद में फिर प्रैक्टिस पेपर होगा, मेंस के ख्याल से आंसर राइटिंग होगा, फिर घर के लिए प्रैक्टिस पेपर और आंसर राइटिंग का प्लान होगा। तो हिस्ट्री को भी हम इसी प्रोसेस के तहत ले चलेंगे। दूसरी बात यह है कि प्रीलिम्स में हिस्ट्री 14 क्वेश्चन से लेके 22 क्वेश्चन के बीच में घूमता रहता है। तो हम मानकर चले कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बच्चे को उस सब्जेक्ट के अंदर से पूछे जाने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही प्लान करना चाहिए। तो यह संभावना बनती है कि हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स में 20% तक के क्वेश्चंस दे सकता है। एक खास बात यह भी है कि हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो पढ़ने के वक्त में समय ज़्यादा लेता है, लेकिन यदि आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन के वक्त में ये ज़्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि इसमें कुछ अपडेशन नहीं होता है। तीसरी बात यह होती है कि हिस्ट्री को ठीक से पढ़ लेने के बाद इस सब्जेक्ट से आप परफॉर्म ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि यदि 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपने यदि अच्छे से पढ़ाई किया है तो 14-15 क्वेश्चन तक तो पीटी में आप पक्का ही बना देंगे। मैं अपने क्लास मात्र के बदौलत, जिसमें कि मेरे साथ मेरा नोट्स और टेस्ट के क्वेश्चंस शामिल रहेंगे, इस बात के लिए इंश्योर कर सकता हूं कि यदि 20 क्वेश्चन पूछा गया तो 14-15 क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे, इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी की किताब मैं हर सब्जेक्ट के लिए बच्चे को पढ़ने के लिए ज़रूरी मानता हूँ। हर बच्चे को एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। जहाँ तक मेंस की बात है तो मेंस में आप देखेंगे कि हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में बांट के देखना चाहिए। एक तो पेपर 1 में हिस्ट्री का रोल है ही। एक दफ़ा तो हिस्ट्री से 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन कभी 8 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर उसी स्ट्रैटेजी पे काम करें कि स्टूडेंट को मैक्सिमम संभावना की उंगली पकड़ के चलना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे कि कभी कभी आपको मिलेगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन ही आ रहा है, तो कई दफ़ा बच्चे वर्ल्ड हिस्ट्री की उपेक्षा ही करने का सोचते हैं, लेकिन एक साल वर्ल्ड हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन भी आया है। तो हमारा ये कहना है कि स्टूडेंट को पढ़ने के वक्त में एक साधु की तरह सोचना चाहिए, व्यापारी की तरह नहीं। क्योंकि एक क्वेश्चन के ख्याल से आपने सब्जेक्ट की उपेक्षा कर दिया और 4 क्वेश्चन पूछ दिया तो उस साल आपका सिर्फ इसी गलती के कारण सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें एक और पार्ट इंपॉर्टेंट है, वह है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सेक्शन है मेंस के लिए कि जिसके लिए बच्चा सोचता है कि हम बस यूं ही पेंटिंग और म्यूज़िक और आर्किटेक्चर पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन हो नहीं सकता है। यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चले कि संगम काल के सोर्सेस के आधार पर उसके समाज और उसकी अर्थव्यवस्था पे क्वेश्चन पूछा गया। यह क्वेश्चन पूछा गया इंडस वैली के टाउन प्लानिंग के ऊपर। यह क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्धिज्म के हिस्ट्री में पाल काल का महत्व क्या है। यह क्वेश्चन पूछा गया कि रॉक कट आर्किटेक्चर हिस्ट्री राइटिंग के सोर्स के रूप में कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि उस सेक्शन में क्वेश्चन काफ़ी डीपर डिग्री पे पूछे जा रहे हैं।
और हिस्ट्री के इंटीग्रल पार्ट के तौर पे कल्चर को पूछा जा रहा है। तो ऐसे में प्रीलिम्स की पढ़ाई और मेंस की पढ़ाई को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत होगी। प्रीलिम्स आपको फैक्ट दे देगा, मेंस में उसी के एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइड लेवल के अध्ययन से आपका काम हो जाएगा। और इसके साथ यदि आप राइटिंग करते रहते हैं आंसर, तो आपका काम हो जाता है। मैं इस बात के लिए फिर आश्वस्त करता हूं कि क्लास ही पर्याप्त होगा, लेकिन क्लास करने के वक्त बच्चों को सीखने और यूपीएससी के स्तर पे जाकर समझने के लिए अपने को मानसिक स्तर पर ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। बच्चे ये ज़रूर समझ लें कि यूपीएससी में एक साल में 12-13 लाख, कभी कभी 14 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसके 50% के आसपास लोग अपियर होते हैं और फाइनली 1000 के आसपास लोगों का सिलेक्शन होता है। 0.2% सक्सेस रेट है। तो बच्चों को मैं ये कहूँगा कि उन्हें उस 0.2% के माइंडसेट को समझना पड़ेगा। जो बच्चे फेल कर रहे हैं और भीड़ की तरह फेल कर रहे हैं, उन बच्चों से अपने को अलग करना है तो सबसे पहले खुद की मेंटल ट्रेनिंग करने की ज़रूरत होगी। वो मेंटल ट्रेनिंग हम देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे से बात नहीं बनेगी, ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से आपको बेहतरीन तरीके की सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप अपना योगदान पूरे तौर पर देना। हम ये भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ परिश्रम करेंगे, आप हमारे साथ कीजिए। आप हमारे साथ परिश्रम करेंगे तो हम लोग आप पर आपसे ज़्यादा परिश्रम करेंगे। तो ये अकेले हिस्ट्री की बात नहीं है, हर विषय के ऊपर यही बात लागू होती है। ठीक ठीक सर। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे नए एजुकेटर्स जो हैं इस विषय में, खास करके करंट अफेयर जो बहुत बड़ा एक तरीके का कई बार बर्डन होता है, बहुत बड़ा बैरियर होता है। तो हमारे साथ अजय पवार सर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस मंच पर। मैं चाहूँगा कि आप हमें ये ज़रूर सूचित करें कि इस ऑफलाइन बैच में करंट अफेयर के लिए क्या रणनीति आप अपना रहे हैं, ताकि हिंदी माध्यम का ये विद्यार्थी करंट अफेयर जैसे इस डायनामिक सब्जेक्ट में अपने आप को एक कंफर्ट जोन में पहुंचा सके। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू अनअकैडमी कि हम पहली बार यूपीएससी सीएससी हिंदी का बैच अपना लेकर के आ रहे हैं मुखर्जी नगर में। एक नई शुरुआत है, और जैसा कि रजनी सर ने आपको पिछले वीडियो में भी और अभी भी इन्फॉर्म किया, बताया, हमारी पूरी टीम से मिलवाया, तो आई गेस कि हम वो सारी चीज़ें, सारे फैक्टर काउंट कर रहे हैं जिससे कि एक स्टूडेंट को अपनी फाइनल जो डेस्टिनेशन है सिलेक्शन तक पहुंचने में मदद मिलेगी, चाहे वो सारे सब्जेक्ट्स हों या फिर उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ की बात हो। निश्चित। लेकिन एक चीज़ जो रहती है वो करंट अफेयर्स है। आजकल आप देखते हैं कि ऑनलाइन सोर्सेज में भी प्लस क्लासरूम प्रोग्राम में भी इतना एम्फेसिस होता है करंट अफेयर्स पर कि आप हर वीडियो देखना चाहते हैं, आप हर वो चीज़ देखना चाहते हैं, चाहे आपने एनालिसिस देखा है, फिर आप दूसरा वीडियो देखते हैं, तीसरा देखते हैं, 2, ढाई, 3, 4 घंटे आपके कब चले जाते हैं, फिर आप ऊपर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके एनालिसिस देखते हैं। तो ये एक जो अप्रोच है ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा समय लेती है एक एस्पिरेंट का। प्लस जब वो कोई चीज़ किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं समझ पाता तो उसके अंदर ये इनसिक्योरिटी आती है कि शायद मुझ में कोई कमी है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो हम करंट अफेयर्स को लेकर के, जैसा कि सर ने बता ही दिया है अदर सब्जेक्ट्स की, तो हम करंट अफेयर की बात करें तो हमारा एम्फेसिस न्यूज़पेपर पर रहेगा, क्योंकि वो सोर्स है सारी चीज़ों का। अब जैसे पिछले सेशन में संजीव सर एक बात कह रहे थे कि हम जब ज्योग्राफी की बात करते हैं या एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है, तो उसे हम एनवायरनमेंट से भी जोड़ते हैं, उसे हम ज्योग्राफी से भी जोड़ते हैं, उसे हम इकोनॉमी से भी जोड़ते हैं। तो उसके जितने भी सारे एस्पेक्ट्स हैं ये निकलते कहाँ से? ये निकलते हैं आपके करंट अफेयर से, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर हो सकता है कोई ऐसी घटना हो रही हो जो आपके एग्रीकल्चर के, मान लीजिए कि कोई युद्ध हो गया, आपके वहां से ऊर्जा के या फिर आप जो यूरिया खरीद रहे थे उसके इंपोर्ट्स प्रभावित हो गए, तो आपकी कृषि प्रभावित हो गई, उससे आपकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई, उससे कोई जन आंदोलन हो गया, उससे आपकी सरकार गिर गई और सरकार ने नीतियां बदल दी, फिर आपकी अंतर्राष्ट्रीय नीति बदल गई। तो ये जो पूरा लूप है ये चलता है आपकी किसी एक घटना से। तो करंट अफेयर्स आपको ये बताता है कि आपको किसी निर्वात में नहीं पढ़ना है,
है ना, कि बस आप बैठ गए, आपने एक न्यूज़ पढ़ ली और उसको वहीं ख़त्म कर दिया, दबा दिया। आपने एक हॉलिस्टिकली मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर के चलना है कि मैं इसके डॉट्स कैसे कनेक्ट करता हूँ, प्लस उस पर जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं, और वही हमारा यूपीएससी का आंसर बनाती है, वही हमारी वो समझ विकसित करती है जो शायद एक ब्यूरोक्रेट में होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास सारी समस्याएं हैं, अब आपको उसे कैसे सॉल्व करना है ये प्रशासन आपसे डिमांड करता है। तो वो जो थॉट है, प्रोसेस है, वो हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम न्यूज़पेपर से शुरुआत करें तो जितने भी हम एनालिसिस करते हैं, मेरे ख्याल से अगर हम करेंगे तो आपको वो जो एक गहरा था समुद्र है आजकल ऑनलाइन मीडियम में जो बना दिया गया है, जो आप भटकते रहते हैं, वहाँ आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ अगर पॉइंट्स रहते हैं, आपको लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत खामी रहती है या आपको और ज़्यादा उस पर अम्यूलरेट करना है, तो वो आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। अदरवाइज हम एडिटोरियल एनालिसिस की बात करेंगे। आपके जो भी अवधारणात्मक सवाल होंगे, जीएस के जितने भी पेपर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होंगे, कोशिश करेंगे कि हर एक बिंदु को क्लियर करते चलें, हर एक न्यूज़ को, उसके इम्पैक्ट को, उसके समाधान को, और पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या होते हैं किसी भी टॉपिक के, उन पर हम बात करेंगे। मतलब हम स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर को कैसे कनेक्ट करें, इस पर हमारा मकसद होगा। मतलब हम करंट अफेयर्स के बारे में एक पॉइंट और जोड़ते हैं कि करंट के लिए हमारे पास में एक फुल सर्कल है, जिसमें कि कुछ लोग करंट के लिए ही डेडिकेटेड हैं, और फिर दूसरी बात यह है कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट की घटनाएं घटती हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली करंट डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं आता है। कन्वेंशनल नॉलेज और अपडेशन, इन दोनों को जब हम एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं तो क्वेश्चन क्रिएट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए ये प्लान है कि करंट को 2 लेवल पर लेके चला जाए। एक लेवल है कि डेडिकेटेड टू करंट, एक है सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके करंट। एक तीसरा फैक्टर भी हमने रखा है कि करंट को लेकर नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी पॉलिसी अपनाते रहते हैं कि जैसे लगता है कि करंट उन्होंने बस अखबारों तक और पत्रिकाओं तक सीमित करके रख दिया हो। हमने ये प्लान किया है कि करंट को लेकर जो सबसे सीनियर मोस्ट लोग हैं, उन लोगों की भागीदारी करवाएं, ताकि वो करंट के साथ में आइडियोलॉजी को जोड़ें, करंट के साथ में सब्जेक्ट के इन डेप्थ एनालिसिस को जोड़ें, और उसके बाद बताएं कि देखो बच्चों इस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि करंट के साथ सब्जेक्ट बहुत जरूरी है ऐड करना। आप ये समझ लीजिए कि प्रीलिम्स में 7 सेक्शंस हैं, तो 7 को आप यदि इस तरीके से देखें कि 14 7 98 होता है, तो करंट के हिस्से में 14 क्वेश्चन आता है। लेकिन इकोनॉमी का करंट भी आता है, एनवायरनमेंट का करंट भी आता है, टेक्नोलॉजी का करंट भी आता है, तो करंट की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो अकेले करंट अफेयर्स को यदि हम सेपरेट करके पढ़ेंगे तो हमको बात समझ में नहीं आएगी। मेंस में चलकर देखें तो पेपर 1 के अंदर भी करंट है, 2 में भी है और 3 में भी है। क्वेश्चन फॉर्मेशन भी वैसे ही होता है, हाँ, करंट से रिलेटेड। तो जब तक तक मेंस तो ऐसी स्थिति है कि 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें करंट पार्शियली या सिग्निफिकेंटली मौजूद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि हम अलाइन नहीं करते हैं अपने कन्वेंशनल नॉलेज एंड अपडेशन को, तो हम बच्चों को क्वेश्चन के लेवल तक नहीं ले जा सकते। इसलिए हम लोगों ने करंट के लिए 360 डिग्री का प्लान तैयार किया है। बहुत बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ ललित यादव सर जुड़े हैं। जैसे कि आप परिचित होंगे, काफ़ी लंबे टाइम से इस चैनल पर भी हैं। मैं चाहूँगा कि ललित यादव सर स्वयं बताएं कि इस पूरे हिंदी माध्यम में के जो बैच बन रहा है, इसमें पहले वो किन किन विषयों में बातचीत करेंगे, और फिर मैं उनसे जानना चाहूँगा कि पॉलिटी में क्या रणनीति वो अपनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, या स्टूडेंट्स के लिए हम किस प्रकार से पॉलिटी रखें कि वह 2024 के इस बैच में अपने आप को एक कंफर्ट जोन तक पहुंचा सके। थैंक यू सर। तो हिंदी माध्यम के इस बैच में मैं 3 विषय पढ़ाने वाला हूँ। एक पॉलिटी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आंतरिक सुरक्षा। तो जहाँ तक पॉलिटी के लिए सर ने पूछा, मैंने बहुत सारे बच्चों को उनकी ये प्रॉब्लम देखी है कि बच्चे क्या करते हैं, पॉलिटी के हर टॉपिक को वो सोचते हैं कि वो एक इंडिविजुअल अलग टॉपिक है सर। लेकिन इशू ये क्या आता है ना कि पॉलिटी के लगभग हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक है। आपको जब तक इंटरलिंकिंग नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप उसका प्री में भी क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे, मेंस में भी नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूँ सर। जैसे फंडामेंटल राइट एक बहुत बड़ा एरिया है, मौलिक अधिकार।
तो बच्चों को लगता है कि केवल मौलिक अधिकार पढ़ लिया इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन मौलिक अधिकार पढ़ लिया उसके बाद अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का मूल ढांचा नहीं पढ़ा तो आप उसको क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाएंगे। इसके साथ अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, वो भी इसी के साथ जुड़ जाती है, जैसे मूल ढांचा आएगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जुड़ जाएंगे, इसके साथ संविधान का संशोधन जुड़ जाएगा। तो आप सोचिए फंडामेंटल राइट एक ही टॉपिक के साथ 4-4, 5-5 एरिया जुड़ गए, तो आप मेंस में अच्छा आंसर तभी लिख पाएंगे जब आप ये इंटरलिंकिंग कर पाएंगे, इनको इंटरलिंक कर पाएंगे कि यार ये चारों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही प्री में भी आजकल वो दौर चला गया कि डायरेक्ट पूछेंगे कि अभी कौन से आर्टिकल में कौन सा मौलिक अधिकार है, वो तो आपको जोड़ करके सारी चीज़ों को इंटर रिलेट करके फिर आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो हमारी कोशिश जो यहाँ पर रहेगी कि हम हर टॉपिक को यहाँ पर केवल अलग अलग सेपरेट टॉपिक ना मानते हुए उनको इंटरलिंक करके सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल से पढ़ाएंगे। आजकल थोड़ा सा एक हिंदी मीडियम में सर मैं एक इशू बताना चाहूँगा, 2 तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रखी हैं कि वो बैलेंस अप्रोच नहीं अपना पा रहे हैं। या तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो व्यर्थ की पीएचडी करने में लग जाएंगे, या तो वो चाहेंगे कि एक ही पॉलिटी के लिए 50 तरीके की बुक्स, 50 तरीके के नोट्स पढ़ लें, या दूसरे तरीके की गलती बच्चे ये करते हैं कि वो फिर एक ही बुक के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार केवल एक ही बुक पढ़ लेंगे तो पॉलिटी हो जाएगा। ये दोनों ही अप्रोच गलत है। आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों में भी नहीं जाना और बहुत कम चीज़ों में भी नहीं जाना। इसमें हेल्प करती हैं आपको क्लासेस, क्योंकि क्लासेस में हम आपके लिए जो पीएचडी वाला काम जो होता है ना, जो आप 20-50 बुक आप पढ़ करके टाइम वेस्ट करते हो, वो हम आपके लिए करके आते हैं, वो मेहनत करके आते हैं, और उन सब को लेकर के हम आपके लिए एक बहुत अच्छी क्लास वहाँ पर डिलीवर करते हैं, जहाँ से आपको कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। और इस बार का यूपीएससी का सर एग्ज़ाम हुआ प्री, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, इन डेप्थ आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। आप अगर किसी को लगता है कि सेलेक्टिव पढ़ लें, जैसे बहुत सारे बच्चे पॉलिटी के लिए मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर केवल पार्लियामेंट पढ़ लें, केवल फंडामेंटल राइट पढ़ लें, बस काम चल जाएगा, इतना ही कर लें। अभी आप देखो तिरंगे के झंडे के डायमेंशन पूछ लिए गए, बहुत सारी चीज़ें पूछ ली गई। तो एक बार के लिए आपको डिटेल क्लासेस जरूर लेनी पड़ेंगी, डिटेल्ड में ही पढ़ना पड़ेगा। जितना विस्तार से आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को एग्ज़ाम के अंदर करके आना। तो हमारी अप्रोच यहाँ पर जो है थोड़ी सी डिटेल्ड अप्रोच रहेगी और थोड़ा सा ऑडियो वीडियो टाइप का रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस है तो हमारे पास ये लिबर्टी रहती है कि ऑफलाइन में हम क्लास के साथ टॉपिक से रिलेटेड कोई पिक्चर्स या वीडियो जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में कॉपीराइट इश्यू तो वहाँ नहीं दिखा पाते। डिजिटल की टेक्नोलॉजी दुनिया है, तो यहाँ पर उसका थोड़ा यूज़ होगा ऑडियो वीडियो का, तो ज़्यादा अच्छे इंप्रेसिव तरीके से किसी भी टॉपिक को हम वहाँ पर डिलीवर कर पाएंगे और वो बच्चों को एक नई तरीके से एक नए डिटेल नॉलेज जो है वो यहाँ से मिलेगी। साथ ही साथ हमारे पास पॉलिटी में दीपक सर भी रहेंगे। आज किसी कारण से सर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, पर जल्द ही उनकी और हमारी और आपकी भी मुलाकात हो जाएगी। हम इस सेशन में अब मुलाकात करने जा रहे हैं हिमांशु शर्मा सर से, जो कि इस ऑफलाइन बैच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसा एक टेक्निकल डायनामिक सब्जेक्ट लेंगे, जो हिंदी माध्यम के लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ी परेशानी माना जाता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि सर इस विषय के लिए क्या अप्रोच रहेगा, ताकि इस बैच का विद्यार्थी इस विषय में प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एक बेहतर कंफर्ट जोन महसूस कर सके। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अनअकैडमी की पूरी टीम को बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ विज्ञान एवं तकनीक विषय को लेकर अगर चर्चा करूँ, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के हो या मुख्य परीक्षा को लेकर के, सर इसमें एक पॉइंट जो आता है वो ये है कि जो विद्यार्थी कला के क्षेत्र से आते हैं या ऐसे विषयों को लेकर के आते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के विषय होते हैं, उनको इस विषय में कहीं ज़्यादा दिक्कत मालूम पड़ती है। कई बार ऐसे भी विद्यार्थी मुझसे बात कर चुके हैं जो इस विषय को लेकर के बहुत चिंतित हैं कि कैसे इसमें हो पाएगा। देखिए, सबसे पहली बात जो हमारी अप्रोच इसमें रहने वाली है वो ये होगी कि हम पहले तो सिलेबस को देख लें कि सिलेबस में कितनी ज़रूरत हमें इस विषय को लेकर के दी गई है, क्योंकि सिलेबस जब तक हम नहीं देखेंगे तो हमें ये भी लगेगा कि विज्ञान के क्षेत्र में क्या हमें वाकई पीएचडी करने बैठना है। जबकि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर तौर पर लिखा हुआ है विज्ञान एवं तकनीक विषय, उसके एप्लीकेशंस और दैनिक जीवन में उसके उपयोग, अनुप्रयोग कह लें। तो इसका मतलब है कि वो हमसे ये डिमांड नहीं कर रहे कि हम वहाँ पर जाकर बहुत विशेषज्ञ के रूप में उस विषय को पढ़ करके आएंगे या तकनीक की जानकारी लेकर के आएंगे। बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि आपने उस विषय के बारे में या उस तकनीक के बारे में पढ़ा हो और आप उसके बारे में ये समझ पाएँ कि आप रोज़मर्रा के जीवन में उसका कैसे उपयोग करेंगे। आप कल्पना करके देखिए, जब आप किसी प्रशासनिक
सेवा में कार्य कर रहे होंगे, एक कलेक्टर के पद पर होंगे या किसी अन्य पद पर होंगे, वहाँ पर कैसे आप तकनीक का उपयोग किसी भीड़ को कंट्रोल करने में करेंगे, कैसे आप तकनीक का उपयोग आसपास के क्षेत्रों में किसी तरह का मैं कहूँ कि अवलोकन करने के लिए करेंगे। आपको किसी फील्ड में जाना है, आपको किसी खेत की जानकारी लेनी है, वहाँ पर आप ड्रोन कैसे उड़ा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एप्लीकेशन से ही आपको उन्हें जोड़ करके देखना है। अब आते हैं परीक्षा पर। तो पहली बात है कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप देखते हैं तो विषय आपको बहुत जटिल दिखाई देता है। और सर इस बार का जो पेपर हुआ है उसमें अपने आप में जो अप्रोच है विद्यार्थियों को बदलनी होगी। और जैसा भी हम सबने डिस्कस भी किया, सर ने भी बताया कि कहीं हमें डिटेल एनालिसिस में जाना होगा। अब इस पूरे चर्चा के दौरान अगर हम ये समझें कि ये जो विषय है ये जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3 में जो भी विषय संबंधित हैं इससे, वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स की कहीं ज़्यादा डिमांड रखते हैं और ज़रूरत उनको होती है, आपको उससे पढ़ करके देखना है। मान लीजिए इस विषय में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, रोबोटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये चीज़ें आप कुछ इसके जो अवधारणात्मक समझ है वो आप समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको ये समझना होगा कि क्या नया इनोवेशन हो गया, क्योंकि आप तकनीक में ये भी देखेंगे कि भारतीयों की उपलब्धियाँ क्या हैं, उसमें ये भी दिया हुआ है। तो हमें उन सभी चीज़ों को एक एक करके समझना होगा। और इसमें एक और बात जो मैं ऐड ऑन करूँगा, जिस तरह से हम इस ऑफलाइन बैच में चीज़ों को कराने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहली अप्रोच होगी कि सभी कॉन्सेप्ट्स को और सभी फैक्ट्स को आसान भाषा में समझना, कि जो आपको बहुत जटिल लग रहा है वो वाकई उतना जटिल नहीं है। आप कैसे उसको सबसे आसान करके समझ सकते हैं, उसका फैक्चुअल एस्पेक्ट क्या होगा, फैक्ट किस तरह से आपको यूटिलाइज करने हैं, और उसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है जो आपको आगे चलकर मुख्य परीक्षा में डिमांड करेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं सर, जैसे एक प्रश्न पूछा गया था 4G तकनीक को लेकर के, VoLTE। सामान्य तौर पर हम सभी अभी तक 4G फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे, अब चूँकि 5G पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो 4G फ़ोन में ऊपर लिख करके आता था जैसे 4G नेटवर्क VoLTE, लेकिन रोज़मर्रा की वही चीज़ है कि हमने ध्यान नहीं दिया उस पर, ना ही कभी ये उत्सुकता जागृत की कि वाकई में उसका अर्थ क्या है। तो यहीं पर इन चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि समाचार पत्रों के माध्यम से, क्योंकि करंट का विषय इसमें जोड़ना है, कोई भी नई तकनीक आएगी, कोई भी नया अपडेट आएगा, तो कैसे वो हमें उसको समझना है और रोज़मर्रा की चीज़ों से जोड़ना है। तो इस अप्रोच के साथ हम सर इस चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे पूछूं कि साइंस को लेकर चूँकि ह्यूमैनिटीज़ वाले लोग परेशान रहते हैं, तो इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह का कितना डेप्थ चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए? देखिए मेरा मानना सर इसमें यह है कि अगर हम PCS की परीक्षाओं को देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की डिमांड सीधे सीधे फ्रेम करके पूछा जाता है। वहीं अगर हम इस विषय को उठा करके देखें तो मान लीजिए किसी डिसीज़ को लेकर के कोई प्रश्न आया, मान लीजिए कोरोना महामारी थी, उससे जुड़े कई सारे प्रश्न पूछे गए कि भाई RNA वैक्सीन क्या है और किस तरह से भारत में इंडिजिनस रूप से हम वैक्सीन्स का विकास कर रहे हैं, या कौन सी कंपनी उसमें जुड़ी हुई है। तो यकीन मान के चलिए कि मुझे नहीं लगता कि हमें इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जहाँ पर उन विषयों की आवश्यकता होगी अवधारणात्मक समझ के लिए, हम उसको ज़रूर उसमें शामिल करेंगे। और उसके अलावा दैनिक जीवन के उपयोग से जुड़ी हुई चीज़ों को करते हुए हम पूरे कॉन्सेप्ट्स को और सिलेबस को पूरा करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों की चर्चा से एक बात निकल कर आ रही है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं तो जाकर बच्चों में कॉन्सेप्ट बनता है और वो एप्लीकेशन के लेवल तक डेवलप जी सर, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप सरकार की योजनाओं को भी देखते हैं तो जो कल्याणकारी योजनाएं हमें जीएस पेपर 2 में योजना के अंतर्गत दिखता है, उनका एप्लीकेशन हम जीएस पेपर 3 में देखते हैं। तो वो तकनीक कौन कौन सी हो सकती हैं जो योजनाओं के लिए कारगर हैं, तो विज्ञान आपको यहाँ भी दिख जाता है। जैसे हम देखेंगे कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे कि लगभग 2000 ईस्वी तक का हिस्ट्री पढ़ना होता है और 2023 में हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला टॉपिक होता है एनलाइटनमेंट। उसमें आप पढ़ते हैं लॉक को। लॉक बताता है आइडिया नेचुरल जस्टिस का और नेचुरल राइट्स का। तो नेचुरल राइट से ही निकला फंडामेंटल राइट। मोंटेस्क्यू बताता है सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया, वहीं से निकलता है हमारा आर्टिकल 32 एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को पॉलिटी से यदि आपने इंटीग्रेट करके पढ़ा तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी अच्छा और पॉलिटी भी अच्छा। आपने यदि वर्ल्ड हिस्ट्री को IR से जोड़ के पढ़ा तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी अच्छा, IR भी अच्छा। और ये हम लोगों के कोर्स प्लानिंग का एक अभिन्न और विशिष्ट हिस्सा होने जा रहा है
कि हम इंटीग्रेशन पे विशेष फोकस करेंगे। और मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन के साथ वो संजीव सर ने जैसा कहा था कि ईमानदार प्रयास करने की कोशिश, वो ज्यादा जरूरी है। कि मतलब वो जो आपको दिखता है, वो जो दिखाया जाता है शायद, उससे हटके एक ईमानदार प्रयास, एक ठोस प्रयास जो आपको लगेगा जब आप पूरा कोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना विकास किया अपनी अवधारणाओं में और अपनी पर्सनैलिटी में और यूपीएससी की तैयारी की तरफ। बच्चे हमारे लिए एक तरह से कंज्यूमर मात्र नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल वो हमको हमारा वजूद देते हैं। बिल्कुल उनसे हमारी रोटी भी चलती है, उनसे हमारी पहचान भी बनती है, प्रतिष्ठा भी मिलती है और जीवन की सार्थकता भी तय होती है। बिल्कुल ठीक बात है। यदि इतना सब कुछ हमें वो बच्चे दे रहे हैं तो हमें उन बच्चों को कंज्यूमर की तरह नहीं देखना है, बिल्कुल हम उनके गार्जियन की तरह सोचें। और बच्चों को यदि आपने यकीन दिला दिया कि हम सच में तुम्हारे गार्जियन हैं तो वो आपके ऊपर बहुत यकीन करते हैं। बिल्कुल सर, ये एक जिम्मेदारी है, हम सभी की जिम्मेदारी है। शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जो नाता होता है ना, वो घोड़ा और घुड़सवार के जैसा होता है। बिल्कुल सही बात। घोड़ा अपने पीठ पे सवार को बिठाने के पहले पटकने की कोशिश करता है, बिल्कुल और जब उसे लग जाता है कि यह मेरे पीठ पर बैठने के योग्य है तो घोड़ा उस सवार को पूरी दुनिया घुमा देता है। वही घोड़ा हमारा स्टूडेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि आप सभी लोग अब सभी शिक्षकों से तो परिचित हो ही गए हैं, मैं बस पुनः एक और बात आपको याद दिला दूं कि इस ऑफलाइन बैच में ऑफलाइन के सभी क्लासेस तो रहेंगे ही, ऑफलाइन सब कुछ आपको जो वादा किया जा रहा है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ यदि आप इस समय इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो प्लस की भी सारी कक्षाएं आपको इसमें मिलने वाली है। इसलिए यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं 2024 और 25 के लिए, तो जितनी जल्दी आप बेहतर शुरुआत कर सकते हैं उतने रिजल्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो सभी लोग अपने जो भी डाउट है इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट्स करते चलिएगा, और भी अगर आपको किसी भी प्रकार की बातचीत लगती है तो जरूर हमें सूचित करिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाय एवरीवन, अनअकैडमी लेकर आ रहा है मुखर्जी नगर में अपना पहला ऑफलाइन बैच। पर हम इस बैच में ऐसा नया क्या करने जा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बैच में यदि कोई विद्यार्थी मुखर्जी नगर की क्लास ऑफलाइन नहीं कर सकता है तो वो विद्यार्थी घर बैठे भी लाइव ऑफलाइन क्लास सीधी प्राप्त कर सकता है। जी हां, इस बैच के ज्वाइनिंग का मतलब है कि आप प्लस की क्लास तो देख ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यूपीएससी फर्स्ट ऑफलाइन बैच जो मुखर्जी नगर में टॉप एजुकेटर से बनाया जा रहा है, उनकी क्लास को लाइव आप अपने घर पर कहीं भी, मतलब आप दिल्ली नहीं आ सकते तो भी उस बैच के माध्यम से आप उस लाइव क्लास को देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा अनअकैडमी ऑफलाइन बैच। MK लाइव रिफर कोड के साथ डिस्काउंट कोड जरूर याद रखिएगा ताकि आप बेहतरीन कंटेंट मिनिमम फीस में प्राप्त कर सके। तो जरूर ज्वाइन करिए और अपने सपनों को पूरा करें, अपने यूपीएससी के लक्ष्य को अचीव करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।